Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 16th of September 2021. तो गाइज आज है तारीख 16 सितंबर 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सेल्टिक सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। देखो इस आर्टिकल में बात करी गई है जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें तो इन टेलीकॉम्स के लिए क्या किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे ऑफर्स लाए गए और वो सारे ऑफर्स इस पिक्चर में आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला ऑफर यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया गया, जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं इनका जितना भी ड्यू रह गया है, जितनी भी इनकी देय राशि है उसको यहाँ पर ये पे कर सकते हैं 4 साल के मोरिटोरियम पीरियड के तौर पर। अब ये मोरिटोरियम क्या होता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो मोरिटोरियम एक तरीके से सस्पेंशन होता है कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर डिले करवा देना। मोरिटोरियम इसको हम एग्जैक्टली बात करें तो एक डिले या फिर सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी और अ लॉ यहाँ पर इसको बोला जाता है। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में इसको ध्यान रख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब जो ये 100% एफडीआई होने वाला है ये ऑटोमेटिक रूट के थ्रू होने वाला है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है ये ऑटोमेटिक रूट क्या है, तो देखो इस ऑटोमेटिक रूट के अंडर में जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, जो बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर से निवेश कर रहे हैं हमारी कंपनीज के अंदर, और या फिर कोई इंडियन कंपनी हो गई, उसको किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है आरबीआई से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम लोग ये ऑटोमेटिक रूट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। पहले जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट हुआ करती थी ये 49% की हुआ करती थी, अब इसको इंक्रीज़ करके 100% तक एफडीआई यहाँ पर कर दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप कह सकते हो कि काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पर। फिर उसके बाद एक नया ऑफर यह है कि जो कस्टमर्स हैं, और कस्टमर्स बहुत सारे प्रीपेड से पोस्टपेड पर शिफ्ट हो रहे हैं और बहुत सारे कस्टमर जो है पोस्टपेड से प्रीपेड पर शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, नो योर कस्टमर करके केवाईसी यहाँ पर चाहिए होता है। तो एक तरीके से अब यहाँ पर कोई भी फ्रेश केवाईसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। उसके बाद जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हर फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में। देखो हर साल आप कह सकते हो जो भी ये फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से लगभग मार्च तक यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चलता है। अब इस ईयर के अंदर क्या होता है, आपको 4 क्वार्टर देखने को मिलते हैं, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके लास्ट वाले क्वार्टर में, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च वाला यहाँ पर ये लास्ट वाला क्वार्टर है। अब तो उस टाइम पर स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हुआ करेंगे। स्पेक्ट्रम ऑक्शन क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो एयरटेल है, एयरटेल आपको 5G सर्विस दे रहा है, 4G सर्विस दे रहा है, और दूसरा जियो हो गया आपको 5G सर्विस दे रहा है, 4G सर्विस दे रहा है। कैसे दे रहा है, अपने टावर्स के थ्रू दे रहा है। जो टावर्स होते हैं, टावर्स के आसपास क्या होती हैं, स्पेक्ट्रम्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, स्पेक्ट्रम्स निकलती हैं। अब वो जो स्पेक्ट्रम होता है इसी को तो यहाँ पर एक कंपनी परचेज करती है, जैसे एयरटेल हो गया, ये स्पेक्ट्रम किसके अंडर में आती है, सरकार के अंडर में आती है। ठीक है, जो कि आप लोग अपने नेटवर्क्स कनेक्ट कर रहे हो, एक तरीके से जो आपके पास 5G नेटवर्क आ रहा है, 4G नेटवर्क आ रहा है, वो जो स्पेक्ट्रम है बेसिकली वो सरकार के अंडर में आती है। सरकार क्या करवाती है, इसकी ऑक्शन करवाती है, जैसे कि यहाँ पर नीलामी वगैरह होती है ना, उसी टाइप से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर बिडिंग वगैरह होती है, ऑक्शन करवाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो एयरटेल हो गया, जियो, जैसे ये सब टेलीकॉम कंपनीज हो गई, वो यहाँ पर स्पेक्ट्रम को परचेज करती हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके बारे में बात करी गई, जो ये ऑक्शन हुआ करेगा ये हर साल हर फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि देखो जो ये ऑक्शन है वो होता रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो आने वाले टाइम के आगे जो मेजर्स होंगे वो भी ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा उसके बाद यहाँ पे जो मेजर्स ऐड करने होंगे वो आने वाले टाइम पर आगे ऐड करते रहेंगे, ऐसा यहाँ पर हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का कहना है। तो यहाँ पर ये कुछ रूल्स हैं, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि मतलब गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें ऑफर करी हैं इसके अंदर।
वो यहाँ पर बताई गई। टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए कुछ यहाँ पर रिलीफ मेजर्स लेकर आए गए। इससे क्या होता है, टेलीकॉम कंपनीज़ जो है आने वाले टाइम पर ग्रो करती हुई नज़र आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एफडीआई भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस और भी बहुत सारी यहाँ पर छूट मिल रही है, तो ये ग्रो करती हुई नज़र आएंगी। तो ये इसके ऊपर हमारा ये फोकस देखने को मिला है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको इसी पेपर पर ये देखने को मिल रहा होगा, इसी आर्टिकल के अंदर इंक्लूड है, वो ये है, इसको वैसे इस आर्टिकल को आगे डिस्कस किया गया है पेज नंबर 11 पर, ये आर्टिकल डिटेल में है। इस आर्टिकल में बोला गया जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती है, क्या होती है सब कुछ समझोगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं यहाँ पे कंडक्ट करता हूँ, मैं हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, छोटी से छोटी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसको हम लोग पीएलआई स्कीम बोलते हैं, ये जारी करी गई है किसके लिए, जो एक तरीके से ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हो गए उनके लिए। ठीक है, आप कह सकते हो कि जो व्हीकल्स हो गए, नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर लाई जाएंगी, जो ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी व्हीकल्स होते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक तरीके से पीएलआई स्कीम को जारी किया गया है। इसमें बहुत सारा पैसा देने की बात करी गई। कैबिनेट ने लगभग 26,058 करोड़ रुपए का ये पीएलआई इंसेंटिव स्कीम को अप्रूव करा है। इससे जो भी हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है टेक्नोलॉजी व्हीकल्स के अंदर, वो ग्रो होती हुई नजर आएगी। ठीक है, साथ ही साथ जो कंपोनेंट्स हो गए ड्रोन्स के अंदर हो गई, ये हमारा ग्रो होता हुआ नजर आएगा। आगे हम लोग इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे बहुत ज़्यादा, वो आगे आर्टिकल दे रखा है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल आपको सेम पेज पर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेंटर से बोला कि देखो, यहाँ पर सेंटर को 2 सप्ताह दे दिए हैं कि आपको जो ट्रिब्यूनल की वैकेंसीज है उनको फुलफिल करना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल के अंदर जो वैकेंसीज है आज के टाइम पर वो खाली देखने को मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे में इसी चीज़ को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्यूज भी किया कि ये लोग चेरी पिकिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, जो ऊपर ऊपर के लोग रहे हैं उनका जो नाम है वो उनके नाम उठाकर उनको अपॉइंट कर लिया जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें रह जा रही हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर वैकेंसीज लंबे समय से खाली चल रही हैं ट्रिब्यूनल के अंदर। अभी आपको मालूम होगा, हाल ही में भी अभी बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया गया था ट्रिब्यूनल के अंदर, ITAT के अंदर, NCLT के अंदर, हमने सब कुछ डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर उसी को लेकर चर्चा है कि वैकेंसीज बहुत खाली हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप उठाना पड़ेगा। और 2 सप्ताह दे दिए हैं अब सुप्रीम कोर्ट ने कि आप यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल के अंदर वैकेंसीज पड़ी हैं उनको भर दो जल्दी से जल्द। ठीक है, इससे क्या होता है, नहीं तो काम के अंदर भी काफ़ी बुरा इफेक्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये ट्रिब्यूनल एग्जैक्टली क्या होता है। अगर हमें ट्रिब्यूनल समझ में आ गया तो समझ लो पूरा आर्टिकल समझ में आ गया। बिल्कुल, तो ट्रिब्यूनल क्या है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। ये ट्रिब्यूनल जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट है, GS पेपर 2 के अंदर आएगा। और जब आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जजमेंट्स एंड केसेस, ट्रिब्यूनल्स, जुडिशरी, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। अब हम समझेंगे ट्रिब्यूनल क्या है। जो ये ट्रिब्यूनल है, टर्म एग्जैक्टली आया है ट्रिब्यून से, ओके, जिसका मतलब होता है मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। देखो मतलब ये है, जैसे हाई कोर्ट होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ट्रिब्यूनल भी होता है। यहाँ पर भी डिस्प्यूट्स वगैरह की हेयरिंग होती है, यहाँ पर भी सुनवाई होती है, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही केसेस यहाँ पर देखे जाते हैं। तो ट्रिब्यूनल का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो जनरली कोई ऐसा पर्सन या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके पास ऑथोरिटी है कि वो जज कर सके, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट्स है उनको जज कर सके, तो उसको हम लोग ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सी मतलब कि इसको सेटअप किया गया है ताकि ये प्रॉब्लम्स वगैरह को डील करता है। अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर टैक्स के रिगार्डिंग डिस्प्यूट होते हैं, और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। हर एक डिस्प्यूट के लिए, हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी वाला, यहाँ पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी हो गया, या फिर कोई इसका मुद्दा हो गया, कंपनीज का रिलेटेड कोई मुद्दा हो गया, तो उसकी सुनवाई कहाँ पर होती है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर होती है। अगर यहाँ पर कोई इनकम टैक्स का मामला हो गया, उसके लिए ट्रिब्यूनल अलग है। ठीक है, ITAT इनकम टैक्स वाले ट्रिब्यूनल अलग है। तो हर एक ट्रिब्यूनल अलग अलग हम लोग को देखने को मिलते हैं हर एक सेक्टर के लिए। क्वेश्चन ये है, ट्रिब्यूनल की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहली बात ज़रूरत यह है कि आज के टाइम पर आप लोगों को मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी कितने केसेस पेंडिंग है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर सकते हो, ट्रिब्यूनल भी यहाँ पर इसी प्रकार से काम करता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से पहले आप ट्रिब्यूनल जा सकते हो, वहाँ पर आपको जस्टिस नहीं मिलता है, तो इसको आप लोग इस केस को ऊपर अपील कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। तो ट्रिब्यूनल को लाया गया क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ट्रिब्यूनल्स है उसके अंदर यहाँ पर एक तरीके से ये काम करेगा कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को खत्म करे। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो पेंडेंसी ऑफ केसेस खत्म होंगे तो फिर इसके साथ क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो वर्कलोड है वो भी कम होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देखेंगे तो केसेस बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वर्कलोड भी ज़्यादा होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रिब्यूनल को सेटअप किया जाएगा ताकि जो ये वर्कलोड है कोर्ट्स के ऊपर वो कम हो सके, जो बाकी केसेस हैं वो ये
सब ट्रिब्यूनल के अंदर इनकी सुनवाई हो सके। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो ये ट्रिब्यूनल है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। देखो बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत सारे विवाद होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट को लेकर हो गया, टैक्सेस को लेकर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो गए, तो इन सारे विवाद की सुनवाई यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स के अंदर हो जाती है। ट्रिब्यूनल्स हमारे ओरिजिनल संविधान का पार्ट नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ट्रिब्यूनल जो ये है, एक तो इसको ऐड किया गया था एक अमेंडमेंट के थ्रू, संशोधन के थ्रू यहाँ पर ऐड किया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ट्रिब्यूनल को ऐड किया गया, ध्यान रख सकते हो आप, इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पर ऐड किया गया तो इसके अंदर आर्टिकल 323A को मेंशन किया गया और आर्टिकल 323B को मेंशन किया गया। अब जो ये 323A वाला है ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से, और जो ये बी वाला है वो डील करता है अदर मैटर से। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होंगे वो किसके अंडर में आएंगे, 323A के अंडर में आएंगे। जो बाकी सारे मैटर बच गए वो सब यहाँ पर बी के अंदर आएंगे। बाकी सारे मैटर का मतलब है जैसे कि कोई टैक्स के रिलेटेड मैटर हो गया, फॉरेन एक्सचेंज का मैटर हो गया, इंडस्ट्रियल लेबर का मैटर हो गया, लैंड रिफॉर्म्स का, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, ये कोई सा भी मैटर हो गया तो उसकी यहाँ पर वो कहाँ पे डील करे जाएंगे, वो आर्टिकल 323B के अंदर डील करे जाएंगे। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव का मुद्दा है तो वो ए के अंदर डील करा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें और दे रखी हैं कि आर्टिकल 323A और बी के बीच में यहाँ पर कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो छोटा मोटा डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि जो कि अभी हम लोगों ने कवर किया था, जो ए वाला यहाँ पर आर्टिकल है वो डील करेगा पब्लिक सर्विस मैटर से, लेकिन जो ये बी वाला है वो बाकी सारे जो मैटर्स होते हैं उनसे भी डील करता हुआ नजर आता है। तो ये कुछ छोटे से डिफरेंसेस हैं, ये आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर ये भी खत्म हुआ आर्टिकल। तो आपको हर एक आर्टिकल को इसी प्रकार से लिंक करना पड़ेगा आगे पीछे से, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लंबे समय पहले ये चर्चा में था, वापस से चर्चा में आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक्ट के बारे में। तो हुआ क्या है, जो सिटी गवर्नमेंट है, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इन्होंने मांग करी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट है, जिसको हम लोग GNCTD एक्ट बोलते हैं, ठीक है, इस एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनको अमेंड करा गया था अभी हाल ही में। तो क्या हुआ, यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है, मांग ये कर रही है कि उन सेक्शंस को रद्द कर दिया जाए, ठीक है। तो ये मांग करी जा रही है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, इसी वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ऐसी मांग क्यों करी गई। तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट का कहना यह है कि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो GNCTD एक्ट है ना, इसके थ्रू क्या हो रहा है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको ज़्यादा पावर मिल रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा पावर्स मिल रही है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर रोल निभाती हुई नजर आएगी दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंदर भी। तो मुद्दा क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, शुरू से बेसिक से यहाँ पे क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में क्लियर नहीं होगा। तो आपको इस एक्ट को समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021, ये हाल ही में इसके अंदर एक बदलाव हुआ था। ये आर्टिकल आपका GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, रोल ऑफ गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्यों था, ठीक है। तो यह क्योंकि ये जो एक्ट है बेसिकली, इसके अंदर आप कह सकते हो कि जो पावर्स है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत जो प्राइमेसी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी दिया गया ओवर द इलेक्टेड गवर्नमेंट। इसका मतलब है, मतलब कि दिल्ली के अंदर आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ अभी आज के टाइम पर चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, ठीक है, क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। अब क्या है यहाँ पर, ये इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया यहाँ के जो लॉज हैं उनके मामलों में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा पावर दी जा रही है। देखो चीफ मिनिस्टर आज के टाइम पर आपको कौन देखने को मिलेंगे, अरविंद केजरीवाल जी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हुई नजर आएगी। तो ऐसा यहाँ पर बोला गया कि जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये एक तरीके से बीजेपी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है इस चीज़ के अंदर। तो इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था जब ये पहले हम लोगों को ये एक्ट आया था, उस समय में हमने यहाँ पर चीज़ें कवर भी करी थी। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की थोड़ी सी पावर्स बढ़ा दी गई, ऐसा यहाँ पे बोला गया। इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा कर दिया सरकार के अंदर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रोविजन है इस एक्ट के वो क्या है, देखो इन्होंने अमेंडमेंट किया था, बदलाव करे थे सेक्शंस 21, 24, 33 एंड 44 ऑफ द 1991 एक्ट के अंदर यहाँ पर ये बदलाव करे गए, क्योंकि इससे पहले 1991 वाला एक्ट था उसके अंदर बदलाव करके यहाँ पर ये आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करा कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट है उसका मतलब यहाँ पर उन्होंने बोल दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। मतलब क्या है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको यहाँ पर सरकारी वाली बहुत सारी पावर्स यहाँ पर दी गई, गवर्नमेंट वाली बहुत सारी पावर्स यहाँ पर दी गई, ठीक है। यहाँ पर कुछ टेम्पररी पावर्स दी गई लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत सारे मैटर्स के अंदर, ठीक है। आप कह सकते हो कि इनफैक्ट बहुत सारी जगह पर यहाँ पर ये भी बोला गया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास पावर है लॉज बनाने की।
अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये मांग करी गई थी एक तरीके से इस एक्ट के थ्रू कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मान लो कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मतलब दिल्ली का कैबिनेट है, दिल्ली के कैबिनेट ने कोई लॉ को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, कोई यहाँ पर डिसीजन लिया। अब उस डिसीजन के अंदर क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी ओपिनियन की ज़रूरत होगी। पहले नहीं था ये, अब क्या हो गया, बोला गया लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नेसेसरली ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू गिव हर और हिज ओपिनियन बिफोर एनी डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये है मतलब कि जो दिल्ली कैबिनेट हो गया, उसको अगर कोई लॉ पास करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो उसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन भी होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर ये ऐड करा गया। तो इसी चीज़ का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स को बढ़ाया जा रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पर एक तरीके से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें हुई। उसका क्रिटिसिज्म देखो, मैंने बताया ना क्रिटिसिज्म के, तो क्रिटिसिज्म यही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी कि देखो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ओपिनियन दें अपना स्टेट गवर्नमेंट को लेकर। ऐसी चीज़ें पहले भी नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर एक करी गई है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करा गया। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ऐसा बार बार यहाँ पर क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया ये हमारे फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में है। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, कि मतलब जो पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रहेंगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी रहेंगी, किसी एक के पास पावर नहीं रहेंगी सारी। हमारा ये कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही है। तो यहाँ पर एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंदर पावर लेने की कोशिश कर रही है। इस वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट में एक कॉन्सेप्ट देखने को मिला, ऐसा यहाँ पे बोला गया, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी, आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। जो भी मैं बता रहा हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर यही समझता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो एक्ट है इसका कुछ बैकग्राउंड वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। जो ये GNCTD एक्ट है ना, इसको सबसे पहली बार इनेक्ट किया गया था 1991 में। और आपको मालूम होगा ये एक तरीके से पहले दिल्ली कहलाता था, दिल्ली से यहाँ पर नाम चेंज करके नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोला गया था। वो क्या था कॉन्सेप्ट, आगे मैं आपको इसके बारे में भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से आप कह सकते हो कि अप्रिशिएट करा था 1991 के डेवलपमेंट्स को लेकर, और एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, इसको अप्रिशिएट करा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली। अब क्या है ना, जो ये 69th अमेंडमेंट एक्ट 1992 था, जब यहाँ पर ये अमेंडमेंट करा गया और उसमें यहाँ पर बोला गया कि 2 नए आर्टिकल्स ऐड करे जाएंगे, और 2 नए आर्टिकल्स ऐड करे गए। 239AA और 239AB को ऐड करा गया था, जहाँ पर यूनियन टेरिटरी को एक स्पेशल स्टेटस भी मिला। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि 239AA के अंदर जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसको बोला गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन मतलब किसी एग्जाम में पूछा गया था, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, मैंने किसी एग्जाम का पेपर देखा था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, देखो। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 239AA के अंदर ये प्रोवाइड करता है जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोला जाएगा, ऐसा यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ऑब्वियसली बात है यूनियन टेरिटरी है तो इसके यहाँ पे एक्ट इस आर्टिकल के थ्रू क्या करा गया, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला कि ये लोग लॉज बना सकते हैं, एक तरीके से जो ये लॉज वगैरह बना सकते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, लैंड, पुलिस के रिगार्डिंग जो लॉज होंगे वो नहीं बनाएंगे। बाकी जो अदर देन दिस होंगे वो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग लॉज बना सकते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी कवर किया था। उसके बाद आर्टिकल 239AB को लाया गया था, अभी हमने AA वाला डिस्कशन किया है, ये AB का डिस्कशन है। तो AB यहाँ पे प्रोवाइड करता है जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से जो भी आर्टिकल 239AA के प्रोविजन है उसको सस्पेंड करने के लिए यहाँ पर ये ऑर्डर पास कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। तो यह हम लोगों ने बैकग्राउंड भी कवर कर लिया है। ये पहले वाला एक्ट क्या था, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थे, नाउ अभी फिर से यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, और वो चेंजेस GNCTD ऑफ दिल्ली के रिगार्डिंग चेंजेस देखने को मिले। अब इन चेंजेस को भी यहाँ पर एक तरीके से चैलेंज किया जा रहा है। जो दिल्ली गवर्नमेंट है इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई, इन्होंने यहाँ पर यही मुद्दा वापस रखा है कि पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज़्यादा आ रही हैं। तो फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वॉयलेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर यह था कंप्लीट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, हमने टाइम भी ज़्यादा लगाया है और इंपॉर्टेंट भी है। बाकी सारे जो नोट्स वगैरह वो आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल 2 हैं, एक है दीपक यादव एजुकेशन, दूसरा है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाला, दोनों ज्वाइन कर लेना। सब पे PDF वीडियोस वगैरह सब कुछ नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। साथ ही साथ वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और यहाँ पर आपके वीडियो लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, प्लस वीडियो बहुत सारे लोगों तक रीच होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि वीडियो को लाइक कर पाओ आप, 1 सेकंड लगने वाला है बस।
बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, 28% जंप देखने को मिला इन फाइलिंग ऑफ केसेस इन 2020। एनसीआरबी ने एक डेटा दे दिया। अब एनसीआरबी ने एक डेटा दिया है। एनसीआरबी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, हमेशा ही चर्चा में रहती है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये रिपोर्ट जारी करता है। इसने एक और रिपोर्ट जारी करी। इन्होंने बोला साल 2020 के अंदर जो केसेस के रिगार्डिंग जो फाइलिंग होती है, फाइलिंग ऑफ केसेस होते हैं, इनके अंदर जंप देखने को मिला, मतलब क्राइम ज़्यादा हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लगभग यहाँ पे बोला गया 28% इंक्रीज हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस 2020 के अंदर, और 2019 के अंदर ये कम था। एक तरीके से जो क्रिमिनल्स हैं, क्राइम्स जो हैं वो इंक्रीज हुआ है। कोविड-19 के अंडर भी यहाँ पर अगर हम बात करें, लॉकडाउन्स वगैरह लगे तब भी क्राइम्स वगैरह इंक्रीज होते हुए नजर आए। यहाँ पे एक पर्टिकुलर आप डेटा देख पा रहे होंगे इस पिक्चर के अंदर। इसमें बोला गया बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी यूनियन टेरिटरी है। आप कह सकते हो जो भी यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली हो गई, साथ ही तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर जो हाईएस्ट क्राइम रेट देखने को मिला है। साल 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम कौन कौन से एरिया के अंदर हुआ है, तो तमिलनाडु राज्य के अंदर हुआ क्राइम सबसे ज़्यादा, केरला के अंदर हुआ, फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर भी हुआ है। और सबसे कम क्राइम कहाँ कहाँ पर हुआ है, तो सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड के अंदर क्राइम हुआ है सबसे कम। ये डेटा आप लोग यहाँ पर अपने कैप्चर कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो मेंस आंसर राइटिंग हो, क्योंकि मेंस में क्राइम्स वगैरह या फिर कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार का एग्जाम्पल जो है कोट कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब देखो क्राइम्स के बारे में एग्जैक्टली डिटेल में यहाँ पे समझाया गया कि कौन कौन से एससीज के रिगार्डिंग, जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, इनके रिगार्डिंग इतना % क्राइम हुआ, प्लस वीमेन के रिगार्डिंग इतना % क्राइम हुआ, वीमेन एजल्ट देखने को मिला, रेप वाले केसेस देखने को मिले, ये सब देखने को मिला। लेकिन इसमें एक चीज़ अलग है, वो ये है सेडिशन के केसेस डाउन हुआ है। सेडिशन यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर सेडिशन के जो चार्जेस लगा दिए जाते हैं, कोई भी यहाँ पर सरकार के खिलाफ बोलता है तो ऐसी चीज़ें हम लोगों ने देखी है कि उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। तो सेडिशन के केसेस कम हुआ है। 2019 में सेडिशन के केसेस थे 93, और इसका एक तरीके से 2020 के अंदर अगर हम बात करें तो ये कम होकर 73 हुए हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है, देशद्रोह के चार्जेस और ये सारी चार्जेस यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, तो ऐसे ये चार्जेस कम देखने को मिले हैं। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो, एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हो, एक पॉइंट बस खाली 1 से 1.5 लाइन का पॉइंट ऐड कर सकते हो, जो कि आपको एग्जाम्पल एज अ एग्जाम्पल इस्तेमाल करना है। ओके, नाउ एनसीआरबी क्या है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसने यहाँ पर ये रिपोर्ट पब्लिश करी है। तो ये बॉडी क्या है, तो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 एंड 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एनसीआरबी की फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो होती है, मैंने आपको बताया। एनसीआरबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इसको सेटअप किया गया था 1986 में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में यहाँ पर इसको सेटअप किया गया। इसका मेन काम है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, क्राइम्स के ऊपर, क्रिमिनल्स के ऊपर, और फिर उसके ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हो। साथ ही साथ एक रिकमेंडेशन करा गया था नेशनल पुलिस कमीशन के थ्रू, उसके बेसिस पर यहाँ पर इसको सेटअप किया गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक तरीके से पूरा का पूरा साल भर का कॉम्प्रहेंसिव स्टैटिस्टिक्स भी लेकर आता है, प्लस बहुत सारे और भी क्रिमिनल रिपोर्ट लेकर आता है कि इंडिया के अंदर क्राइम का क्या रेट है, क्राइम कैसे हो रहा है। ओके, और अभी तक आप कह सकते हो इस रिपोर्ट ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसी प्रकार से रिपोर्ट्स पब्लिश करी हैं, जिसने काफ़ी कुछ यहाँ पे खुलासा किया है, ऐसा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया ज़रूर रखना प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज हमने 22 मिनट 23 मिनट अपने पेज नंबर 1 पे लगा दिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि हमें एडिटोरियल भी डिस्कस करना है। एडिटोरियल में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा नीट जो एग्जाम्प्ट करा गया तमिलनाडु के द्वारा, वो क्या मुद्दा था, क्यों यहाँ पर तमिलनाडु ने क्या है, पूरा यहाँ पर ये सिनेरियो मैं आपको समझाने वाला हूँ। प्लस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक एक बार ऐसा हुआ है कि हमारा वीडियो 1 घंटा क्रॉस कर चुका है, एक ही बार हुआ है ऐसा आज ना हो, तो यहाँ पे इसकी होप करते हैं। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कवर करने की। एक आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो जल्दी जल्दी की बात नहीं है, बात है आपको सब कुछ यहाँ पर कवर किया जा रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ऑब्वियस सी बात है। एग्जाम से आप सिलेबस से रिलेट करके पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है 10 की जगह यहाँ पे 15 मिनट लग जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपकी चीज़ें यहाँ पर कवर हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पर एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, चर्चा हो रही है इंडिया और चाइना ने अवॉइड किया ओपन क्लैश को लेकर। मतलब कि देखो कोरोना कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इस चीज़ को लेकर एक तरीके से यहाँ पे मुद्दा उठा था। ये मुद्दा कहाँ पे उठा था, सबसे पहले आप इसको समझना है। अभी हाल ही में 13वां ब्रिक्स का समिट देखने को मिला, आपको मालूम होगा, मैंने डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में भी पढ़ाया था। ये जो 13वीं समिट हुई है, इसके अंदर 5 कंट्रीज़ ने बहुत कुछ डिस्कशन किया। साथ ही साथ यहाँ पर देखो मुद्दा ये भी उठाया गया था, ये कोविड कहाँ से ओरिजिन हुआ है, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया। आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, साथ ही साथ जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, ये दोनों आपस में वापस से मिलने वाले हैं, इसी सप्ताह मिलेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है। इस समिट को अब की बार होस्ट कर रहा है तजिकिस्तान, और यहाँ पर हो सकता है ये सब लोग मिलें और वापस से यहाँ पर यह डिस्कशन होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह बोला
कि देखो जो ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन है इनटू द ओरिजिन्स ऑफ पेंडेमिक, मतलब ये जो महामारी है ये कहाँ से निकल कर आई है, इसके बारे में एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसमें बिल्कुल हमारे प्राइम मिनिस्टर फेवर में रहे हैं, लेकिन चाइना ने जो है एक तरीके से इस चीज़ को अपोज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है, देखो ऑब्वियस ही बात है, नहीं तो फिर क्या होगा, WHO की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली उठेगी। यहाँ पर बोला जाएगा WHO के ऊपर यहाँ पर आज के टाइम पर यहाँ पर बहुत सारी एक तरीके से क्वेश्चंस लगाए जाते हैं कि यहाँ पर अभी तक ये पता नहीं लगा पाया कि कहाँ से ये कोविड ओरिजिन हुआ है। वैसे यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ये। ऐसी चीज़ यहाँ पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। हमने एक एडिटोरियल भी डिस्कस करा था, आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर अभी सबसे बड़ी गलती है कि अभी तक यहाँ पर पता ये नहीं लगा पाया कि ये पैंडेमिक ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, मतलब ये कौन सी कंट्री से निकल कर आया है, कहाँ से निकल कर आया है। तो इस चीज़ को भी लेकर यहाँ पर WHO के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो आज के टाइम पर होना ये चाहिए कि इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिससे पता चले दुनिया भर को। और साथ ही साथ यहाँ पर इस पूरे जो इन्वेस्टिगेशन है इसको यहाँ पर सारी कंट्रीज़ मिलकर कोऑपरेट करें और सारी कंट्रीज़ मिलकर यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर यहाँ पर ये मुद्दा उठाएं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखो ये 13वीं समिट हुई थी, इसके अंदर सिर्फ इतना ही मुद्दा डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल के अंदर, कोविड वाला। लेकिन इस समिट के अंदर और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस समिट के अंदर क्या क्या बात करी गई है, 13वीं समिट के अंदर इसका थीम क्या था। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आप देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। हाल ही में यहाँ पर क्या हुआ, ये एक रिसेंटली देखने को मिला, प्राइम मिनिस्टर ने एनुअल समिट चेयर किया ब्रिक्स का, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था। वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप ये वाला पिक्चर देख पा रहे होंगे ऊपर, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं पांचों लीडर्स। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो ये ब्रिक्स की 13वीं समिट हुई है इसका थीम क्या था। देखो जब भी समिट होती है उसका कुछ ना कुछ विषय होता है, तो अब की बार भी यहाँ पर इसका विषय था ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन और कंसेंसस। इसके बारे में ध्यान रखना, ये आपके वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बात क्या करी गई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी कुछ मुद्दे उठाए। सबसे पहले यहाँ पर देखो इन्होंने बोला जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ कौन सी हैं, ये 5 कंट्रीज़ हैं। ब्रिक्स मतलब यहाँ पर क्या है, 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका बाद में जोड़ा था, आपको इसके बारे में मालूम होगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो ये 5 कंट्रीज़ है ये मिलकर काम करेंगी वैक्सीन रिसर्च के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी ग्रीन टूरिज्म होगा उसको प्रमोट किया जाएगा। तो 5 कंट्रीज़ ने मिलकर इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ये डिस्कशन किया। सबसे पहला टॉपिक ये था, 5 कंट्रीज़ ने मिलकर काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया था हाल ही में। यह मतलब कि जो ये टेररिज्म है, जो भी आतंकवाद है उसको काउंटर करेंगे, तो यह प्लान को अडॉप्ट किया गया था इनके द्वारा। क्योंकि आज के टाइम पर अफगानिस्तान वाली सिचुएशन भी आपको देखने को मिल जाएगी, प्लस ऑनलाइन टेररिस्ट थ्रेट देखने को मिलता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, तो इनको टैकल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्होंने अडॉप्ट किया दिल्ली डिक्लेरेशन को। दिल्ली डिक्लेरेशन क्या था, यहाँ पर एक तरीके से कोशिश ये रखी गई है कि जो ब्रिक्स है एक तरीके से यहाँ पर ये मतलब मजबूत करेगा अपने जो मल्टीलेटरल सिस्टम है उसको यहाँ पर स्ट्रेंथन करता हुआ चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर दिल्ली डिक्लेरेशन में ये बोला गया था जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये भी UN का एक ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसके अंदर 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं प्लस 5 परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 5 परमानेंट मेंबर है काफ़ी लंबे समय से हैं, इसके अंदर बदलाव होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रिफॉर्म होना चाहिए, ये दिल्ली डिक्लेरेशन था, इसको भी अडॉप्ट किया गया। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो अफगानिस्तान के बारे में चर्चा करी गई। अफगानिस्तान में जो डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ साथ म्यांमार में बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं। म्यांमार में मिलिट्री कू देखने को मिला है, सीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशंस रहती हैं, प्लस कोरिया के अंदर बहुत सारे टेंशंस रहती हैं। इजराइल पैलेस्टीन ऑल टाइम यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है हम लोग को इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो इन सब के बीच में यहाँ पर ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का डिस्कशन किया गया था ब्रिक्स के अंदर। उसके बाद कोविड-19 को लेकर चर्चा करी गई। यहाँ पर देखो इन्होंने यार डिसाइड किया जो ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि जो तरीके से पेटेंट राइट्स ले रखे हैं कंट्रीज़ ने उसके ऊपर छूट देनी चाहिए ताकि दुनिया भर जो है एक तरीके से इन वैक्सीन्स को बना सकें। ओके, तो ये मुद्दा यहाँ पर डिस्कस किया गया था, तो आई होप आपको इसके बारे में भी मालूम होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पर दे दी। देन उसके बाद एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल में बात करी गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है संसद टीवी को, और उसको बोला है ये हमारे हाउस का एक वॉइस है, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी आवाज़ बनेगा। तो संसद टीवी के बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुका है,
सनसेट टीवी एक न्यूज़ चैनल है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो न्यूज़ चैनल है किस किस को कंबाइन किया गया, तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। आरएस टीवी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बोला जाता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में आरएस टीवी की डिबेट जरूर देखा करो। तो यहाँ पर लोकसभा टीवी और जो राज्यसभा टीवी है दोनों को मर्ज कर दिया गया है, दोनों को कंबाइन करके सनसेट टीवी एक नया न्यूज़ चैनल बना लिया गया है। इसको लॉन्च करा गया वेडनेसडे में, कल के दिन इसको लॉन्च किया गया एक फंक्शन के थ्रू। और यहाँ पर आप कह सकते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि जो ये सनसेट टीवी है ये नई वॉइस ऑफ पार्लियामेंट होने वाला है, हमारी पार्लियामेंट की एक नई आवाज़ होने वाली है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, जितने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होंगे, डिबेट्स होंगी, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी इस सनसेट टीवी के ऊपर। उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जो लोकसभा टीवी है बहुत पुराना है, 15 साल पुराना है, राज्यसभा टीवी 10 साल पुराना है, इनको कंबाइन करा गया। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे काम की नहीं, बस आप यही याद रख सकते हो कि सनसेट टीवी किस किस को मर्ज करके बनाया गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे देखो कुछ आर्टिकल्स में चर्चा करी गई है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहला आर्टिकल मैं आपको कुछ ऐसे ही बता दूंगा, कोविड को लेकर चर्चा हो रही है। जो स्पुतनिक एक तरीके से स्पुतनिक लाइट वाली वैक्सीन है, इसको फेज़ 3 ट्रायल के लिए यहाँ पर एक तरीके से अप्रूवल मिल चुका है। तो उसके बारे में एक आर्टिकल दिया गया, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम लोग एग्जाम के लिए कवर कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एग्जाम के लिए चीज़ों को निकालेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर एक ये वाला देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल में चर्चा हो रही है फ्रेश स्टार्ट फॉर रिपोर्ट ऑन डेटा प्रोटेक्शन बिल। आपको मालूम होगा डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अब ये देखो इस पिक्चर के अंदर आपको पूरा आर्टिकल क्लियर कर दिया जाएगा। जहाँ पे भी पिक्चर दिखा करे तो आर्टिकल पर जाया मत करो, इस पिक्चर के अंदर ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 वाला, इसको कब लाया गया था? इसको लाया गया था लोकसभा के अंदर दिसंबर 2019 के अंदर। ऑब्वियसली बात है 2019 से तो 2019 में लाया गया होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या था उस समय, यहाँ पर एक तरीके से इसको सेंड किया गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसकी रिपोर्ट सबमिट करना बाकी है। अभी यहाँ पर इसकी रिपोर्ट पूरी प्रॉपर्ली देखने को नहीं मिलेगी। अभी भी क्या हो ना, प्रॉपर्ली इसका सर्कुलेशन देखने को मिला नहीं है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का। तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट देखने को मिलेगा इस रिपोर्ट को लेकर। अब यहाँ पर हम लोग को एक नई सी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर। तो यहाँ पर ये जो बिल है ये डील करता है, आपकी बहुत सारी गाइडलाइंस है यहाँ पर कि मान लो किसी कोई व्यक्ति है, जैसे आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, हमारा कोई पर्सनल डेटा है, उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर हम लोगों की एक तरीके से परमिशन चाहिए होगी, हमारा कंसेंट चाहिए होगा। ये सब यहाँ पर गाइडलाइंस आपको देखने को मिलेगी इस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इस बिल के अंदर और क्या बताया गया, सेंसिटिव जो पर्सनल डेटा होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे कि हमारा पासवर्ड हो गया, फाइनेंशियल डेटा हो गया, ठीक है, बायोमेट्रिक डेटा, हेल्थ डेटा, जो बिल्कुल पर्सनल है, हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर एक तरीके से ये गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है, लेकिन क्या होगा यहाँ पर भी एक तरीके से कंसेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। जो लेजिस्लेशन है वो यहाँ पर ये सब एक तरीके से इसके पास ये सब यहाँ पर पावर्स देखने को मिलेंगी। जो ये सेंसिटिव पर्सनल डेटा है वो प्रोसेस कर सकता है, लेकिन कब प्रोसेस करेगा, जब यहाँ पे एक इंडिविजुअल व्यक्ति का कंसेंट होगा, जब वो राज़ी करेगा इन चीज़ों को लेकर, तभी यहाँ पर इस डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है। कंसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई यहाँ पे हाँ ना में होना चाहिए। यहाँ पर जो व्यक्ति है उस बिल्कुल यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ हाँ डेटा प्रोसेस किया जा सकता है, उसके एक प्रॉपरली कंसेंट होना चाहिए। अब जो ये बिल है ना, ये एक तरीके से रिकमेंड ये भी कर रहा है कि एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होना चाहिए, ताकि यहाँ पर ये जो अथॉरिटी है सारे मुद्दों को देखे। मान लो कोई डेटा का मिसयूज़ हो रहा है तो उसको रोका जा सके, तो इसके लिए एक अथॉरिटी भी होनी चाहिए। तो इस बिल के अंदर ये भी बोला गया। तो एक फ्रेश स्टार्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इसको लेकर एक आर्टिकल है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ये काम करने वाली है नए ड्राफ्ट के ऊपर, और क्योंकि पहले वाले तो सर्कुलेट हुए नहीं, अब नए वाले ड्राफ्ट ये काम करेंगे, तो नई वाली चीज़ यहाँ पर लाने की बात करी गई है, ठीक है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। जो भी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको यहाँ पर दे दी है। देखो यहाँ पर क्या है, ऑब्वियस सी बात है, पर्सनल डेटा के बारे में बात हो रही है, प्राइवेसी के बारे में बात हो रही है। जब भी प्राइवेसी वर्ड आता है तो उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट केस चर्चा में आ जाता है। वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन किया था राइट टू प्राइवेसी वाला केस। आपको मालूम होगा राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट बनाया गया। कहाँ पर, एक केस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में एक केस हुआ था। एक लैंडमार्क डिसीजन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जो आपकी प्राइवेसी, आपका फंडामेंटल राइट, आपको उसको प्रोटेक्ट करने का पूरा हक है, और यहाँ पर कोशिश यही करी जाएगी इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी वजह से यहाँ पर यह बिल लाया गया था, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018। 2018 लाने के बाद इसको 2019 करा गया, इसके अंदर बदलाव करे गए। 2019 लाने के बाद आप कह सकते हो अभी तक ये सर्कुलेट नहीं हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर इसकी एक फ्रेश स्टार्ट होने वाली है। जो एक तरीके से यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसने भी वर्क किया है, वो इस नए ड्राफ्ट के ऊपर काम करने वाली है। ये सब आपको देखने को मिलेगा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर वही सारी चीज़ें हैं कि जो आपका पर्सनल डेटा है
उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी आपके डाटा का प्रोसेसिंग होती है तो उसके लिए सबसे पहली बात आपके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सॉरी आपकी जो है परमिशन की ज़रूरत होगी। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे बिजनेस सेक्शन पर आएंगे। इकोनॉमी से रिलेटेड एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, जो कैबिनेट है उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को। किसके लिए? जो ऑटो सेक्टर होता है उसके लिए। और यहाँ पे क्या होगा, जो पैसा दिया जाएगा इससे जो ग्रीन हाईटेक टेक्नोलॉजीज है वो इस पर होती हुई नजर आएंगी, इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी। अब यहाँ पर जो यूनियन कैबिनेट है इसने कितने रुपए यहाँ पर दिए हैं इस स्कीम के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है 26,058 करोड़ रुपए यहाँ पर एज अ PLI दिया गया। PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये क्या होता है, मान लो आप कह सकते हो कि ये आर्टिकल भी आपका GS पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम का मेन फोकस ये होता है कंपनीज को इंसेंटिव्स देना। जो भी कंपनीज है उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स देना, ताकि जो उन कंपनीज की सेल्स वगैरह है वो इंक्रीज हो सके। सेल्स कब इंक्रीज होगी? जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पर क्या होता है, मान लो कोई कंपनी है, ये कंपनी ए है, यहाँ पर सरकार क्या कह रही है, तुम इस चीज़ का प्रोडक्शन करो, तुम ऑटो सेक्टर का प्रोडक्शन करो, आपको इसके बदले में इंसेंटिव मिलेगा, आपकी सेल इतनी हो जाएगी, आपके बदले में इतना पैसा मिलने वाला है आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, इस मोटिवेशन में यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे। इससे हमारी इकोनॉमी के अंदर भी जनरेशन देखने को मिलेगा और उसके बदले में इनको इंसेंटिव्स भी मिलेगा। तो सरकार का यहाँ पर ये फंडा होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। तो ये जो स्कीम है इसका मेन फोकस यही है कि जो टेक्नोलॉजीज है उसको इंक्रीज़ किया जाए, साथ ही साथ आप कह सकते हो हायर टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ किया जा सके, ग्रीन ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग को एक तरीके से मोर एफिशिएंट बनाया जा सके। तो ये फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया आप रख सकते हो। अब जो भी पैसा यहाँ पर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो यूनियन कैबिनेट ने इतना सारा पैसा अनाउंस किया है, ये सारा पैसा दिया जाएगा, तो ये सरकार पैसा देगी कहाँ से? तो ये जो पैसा है सरकार एज ए इंसेंटिव देती है, एक तरीके से आप कह सकते हो काइंड ऑफ सब्सिडी देखने को मिलता है सारे सेक्टर्स के लिए। एक डायरेक्ट पेमेंट दी जाती है बजट से, जो भी बजट होता है उसके रिगार्डिंग डायरेक्ट पेमेंट हो गया। ये जो अमाउंट है अलग अलग सेक्टर में वेरी करता रहता है। अभी आपको मालूम होगा और भी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अभी ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया गया था, अब ऑटो सेक्टर के लिए लाया गया है। तो अलग अलग यहाँ पर वेरी करता है अमाउंट, तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर कभी कभी जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज एक तरीके से वाला मुद्दा फेस करता है, बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी फेस करता है, तो उसके बेसिस पर भी यहाँ पर कुछ अमाउंट दिया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 12 के ऊपर आएंगे, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो दो ही आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो यहाँ पर एक आर्टिकल ये देखने को मिल रहा है जहाँ पे चर्चा हो रही है US और UK यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक नई पार्टनरशिप बना ली है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल मार्क कर लो, यहाँ पर एक नई ग्रुपिंग बन चुकी है और जो ये ग्रुपिंग है इसको नाम दिया गया है ऑकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, UK और US करके यहाँ पर इसको नाम दिया गया ऑकस। और ये फोकस करेगा किसके ऊपर? ये फोकस करने वाला है इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर। जैसे क्वाड ग्रुपिंग फोकस करती है इंडो पैसिफिक के ऊपर, उसी प्रकार से यहाँ पर ये ग्रुपिंग भी इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर फोकस करेगी। क्वाड के अंदर आपको मालूम है 4 कंट्रीज है, काफ़ी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान। और उसी प्रकार से यहाँ पर इसके अंदर 3 कंट्रीज देखने को मिलेंगी जो कि यहाँ पर फोकस करने वाली हैं बिल्कुल क्वाड की तरह इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर। इंडो पैसिफिक वाले रीजन को ओपन और फ्री बनाने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ जो चाइना का एग्रेशन देखने को मिलता है, चाइना का बहुत ज़्यादा इंक्लूजन देखने को मिलता है इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर, उसको कम से कम किया जाएगा। अगेन एक और ग्रुपिंग तैयार हो चुका है चाइना को टैकल करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग इसके बारे में एक आर्टिकल देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ऑकस के बारे में ध्यान रखना, जो भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन छूटती है तो आपके डेली करंट अफेयर में भी कवर हो जाती है। तो आप लोगों को क्या करना है, डेली बेसिस पर आप दोनों वीडियो फॉलो करते रहा करो। जो ये द हिंदू का वीडियो है ये तो आप फॉलो करो ही, साथ ही साथ जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है उसको भी आप फॉलो करा करो। दोनों अगर आपने वीडियो फॉलो कर लिए तो जितने भी आपके करंट अफेयर हैं, जितने भी करंट अफेयर हैं UPSC और स्टेट PSC के लिए, वो सब यहाँ पर कवर हो जाते हैं दोनों वीडियोस के अंदर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पे चर्चा करी गई, जो US के जनरल हैं इन्होंने एक तरीके से यहाँ पर बोला, ये काफ़ी हद तक चिंतित थे कहीं ट्रंप जो है अपनी वॉर ना स्टार्ट कर देते। ये क्या मुद्दा है इसको हम समझेंगे तो आपको मालूम होगा जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे। अभी क्या हुआ है, एक बुक रिलीज हुई है, ठीक है, उस बुक का नाम है पेरिल। अब इस बुक के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। यहाँ पर देखो, जब डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे इस बुक के अंदर तब का टाइम बताया गया, डोनाल्ड ट्रंप के लास्ट का टाइम का और जो बाइडेन के शुरुआत के टाइम की यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी गई हैं। यहाँ पे बोला गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से देखो इनकी इमेज शुरुआत में बहुत अच्छी थी, इमेज कैसे खराब होनी चालू हुई कोविड-19 के बाद। कोविड-19 के बाद यहाँ पर देखो आप कह सकते हो कि एक तरीके से इकोनॉमी वगैरह भी काफ़ी हद तक डूबने लगी। उसके बाद यहाँ पर इनके ऊपर बहुत सारे एक तरीके से आप कह सकते हो कि
मतलब कि मतलब सोच लोगों की जो है डोनाल्ड ट्रंप के रिगार्डिंग बदली कब, वो कोविड के बाद ही यहाँ पर बदलती हुई नजर आई है। अदरवाइज उससे पहले यहाँ पर काफ़ी हद तक इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह भी कम किया था, ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो अब यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि जो यूएस एक जनरल थे, यूएस एक जनरल हैं भी आज के टाइम पर भी, ये आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम है जनरल मार्क मिले। ठीक है, जो ये मार्क मिल हैं, इन्होंने एक तरीके से यहाँ पर चाइना को फ़ोन किया, और चाइना के एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई था वहाँ पर एक, उनको फ़ोन किया और चाइना से फ़ोन करके कह रहे हैं कि जो ट्रंप है, देखो ट्रंप से यहाँ पे परमिशन भी नहीं ली, मतलब यूएस के प्रेसिडेंट से बिना परमिशन लिए चाइना को फ़ोन करके यहाँ पर बोला कि ट्रंप हो सकता है एक वॉर डिक्लेयर कर दें आपके ऊपर, मतलब चाइना के ऊपर एक वॉर कर दें। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि चाइना वालों, मतलब आपके ऊपर वॉर हो सकती है, ट्रंप डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर इसको एज अ पर्सनल मत लेना, एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कोई इसका रिस्पॉन्स ज़्यादा, मतलब रिस्पॉन्स इसका मत करना, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो इनके द्वारा ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये आर्टिकल वायरल होता हुआ नज़र आ रहा है कल से ही। साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी बोला है, क्योंकि जो बाइडन की सरकार में आज के टाइम पर ये जनरल मार्क मिली देखने को मिलेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी बोला है कि जनरल मार्क मिली को फायर कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बाइडन ने एक तरीके से इनकी पोस्ट को और ऊपर कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं इन्होंने, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जो बाइडन की गवर्नमेंट के अंदर, जो बाइडन को ऊपर उठाने में। तो जो बाइडन ने इनको एक तरीके से, मतलब फायर तो बहुत मुश्किल ही है करें, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसका हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन क्या है जब आर्टिकल है तो इसके बारे में हमें डेफिनेटली पता भी होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। तो एडिटोरियल में आज हम 3-4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे शशि थरूर जी ने एक आर्टिकल लिखा है इंडिया चाइना को लेकर, इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन हुआ कि अभी 1 साल तक रिलेशंस ख़राब रहे, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी क्या है, गलवान क्लैश के बारे में, वही सारी चीज़ें जो कि आपको एक एक पॉइंट मालूम है। इस आर्टिकल में एक एक चीज़ें जो कि मैं बहुत बार कवर करवा चुका हूँ, वो सारी चीज़ें, कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग कवर करेंगे अभी। उसका एक आर्टिकल हमने कल कवर किया था इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन देखने को मिला है, CPI और WPI के अंदर डिफरेंस देखने को मिला, वो हमने डिस्कशन किया था। उसका एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, नीट को लेकर चर्चा हो रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन चुका है। तमिलनाडु ने क्या करा कि जो ये नीट का एग्जाम होगा वो तमिलनाडु सरकार नहीं देगी। तो पहले हम लोग इस आर्टिकल को ही डिस्कस करेंगे। देखो मुद्दा क्या है, यहाँ पर इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 2 जगह पर देखने को मिलेगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा आज के जो थंबनेल है वो भी इसी के बेसिस पर है। तमिलनाडु ने क्या करा, तमिलनाडु ने ये बोला कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट मतलब कि जो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी कि नीट का एग्ज़ाम क्या होता है पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। आप लोगों को यहाँ पर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए UPSC के लिए एग्जाम देना होता है, बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं, IIT के लिए एग्जाम देना होता है, उसी प्रकार से नीट का भी एग्जाम होता है। उसका एग्जाम देने के बाद आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, आपकी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाती है, ऐसे यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या है, तमिलनाडु ने बोला हम यहाँ पर नीट का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे अपने राज्य के अंदर, तमिलनाडु के अंदर नीट का एग्जाम नहीं होगा, तमिलनाडु इस एग्जाम से बाहर निकल जा रहा है। अब आप कहोगे क्या यहाँ पर एग्जाम नहीं होंगे, लोग यहाँ पर डॉक्टर बनना चाहेंगे वो नहीं बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर बनेंगे और एक तरीके से मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन होगा, लेकिन नीट का एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाएंगे, ऐसा यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार ने बोला। तमिलनाडु के अंदर आज के टाइम पर MK स्टालिन की सरकार देखने को मिलेगी, और इसी बेसिस पर तमिलनाडु ने हाल ही में एक बिल पास किया है जो कि यहाँ पर एंटी नीट बिल देखने को मिला है। ठीक है, नीट के आप कह सकते हो कि विरोध में यहाँ पर बिल आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ें हम लोगों ने मेंशन करी। अब यहाँ पर आप समझोगे, ये आपने ये समझ लिया क्या हुआ है, ये सब एग्जैक्टली मुद्दा यहाँ पर तमिलनाडु बाहर निकल चुका है नीट से। अब पहला रीज़न यहाँ पर आप, ये पहला क्वेश्चन ये है, तमिलनाडु ने ऐसा काम करा क्यों, तमिलनाडु ने ऐसा काम क्यों किया है? तो सबसे पहले आपको ये देखना है, तमिलनाडु का स्टेटमेंट यह है कि तमिलनाडु के जो बच्चे हैं ना, वो ऑल इंडिया टेस्ट में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग रैंक की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली के बच्चे हो गए, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको एक तरीके से अच्छी यहाँ पर पढ़ाई वगैरह मिली है, जहाँ पर जिनके पास पैसा है, उन्होंने पैसा देकर इंस्टीट्यूशन में अच्छी से कोचिंग वगैरह ली है, वो पढ़कर उनकी अच्छी रैंक आ जाती है। अच्छी रैंक आने के बाद वो तमिलनाडु में की मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में से एडमिशन लेते हैं, एडमिशन तरीके से उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, फिर वहाँ से अपना जो भी प्रोग्राम है वो करने के बाद वो वापस से आ जाते हैं, वापस अपने स्टेट निकल जाते हैं, या जहाँ जाना होता है वहाँ जा ले जाते हैं। यहाँ पर ही तमिलनाडु ने ये बोला कि यहाँ पर हमारे जो कॉलेज है वो ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं कि जो दिल्ली के बच्चे हो गए या और दूसरे जगह के बच्चे हो गए, वहाँ के बच्चों के पास अच्छा खासा यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, प्लस वहाँ पर वो लोग अच्छी कोचिंग लेकर अच्छी पढ़ाई करने के बाद एग्जाम क्लियर करके आते हैं यहाँ से, कॉलेज से एडमिशन लेने के बाद यहाँ पर करने के बाद आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा प्रोग्राम करने के बाद वो निकल जाते हैं यहाँ से। अगर वो लोग रुक जाएं यहाँ पर हमारी स्टेट के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर काम करने लगे तो भी सही है। तो यहाँ पर तमिलनाडु का ये स्टेटमेंट है कि जो हमारे बच्चे हैं, यानी तमिलनाडु के अंदर जो बच्चे आपको देखने को मिलेंगे वो ऑल इंडिया टेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण इन्होंने बोला क्योंकि हाल ही में एक सुसाइड देखने को मिला था, इसी चक्कर में नीट को लेकर एक चक्कर में एक बच्चे ने सुसाइड कर ली थी, उस वजह से यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पर यह काम किया कि इन्होंने बोला कि हम नीट के अंदर आएंगे ही नहीं।
तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या इसके पीछे के रीजंस हैं, क्या यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने ये काम किया है। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा, क्या ऐसा कोई काम कर सकता है, मतलब कोई स्टेट, कोई राज्य किसी मतलब ऑल इंडिया एग्जाम लेवल से बाहर निकल सकता है? देखो बिल्कुल, जब आप यहाँ पे काम पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने शेड्यूल्स पढ़े होंगे। शेड्यूल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा एक तरीके से स्टेट लिस्ट होता है, ठीक है, यूनियन लिस्ट होती है और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ये आपने पढ़ा है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, मैंने काफ़ी बार पढ़ाया भी है। तो इनके अलग अलग सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। जो एजुकेशन वाला सेक्टर दे रखा है ये आपको एक तरीके से कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑथर ने मेंशन भी करा है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जब आप एंट्री 25 ऑफ लिस्ट 3 देखोगे ना, तो वहाँ पर आपको ये मतलब ये मेंशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, ये लॉस बना सकते हो, यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट भी लॉस बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉस बना सकती है इस चीज़ के रिगार्डिंग, मतलब स्टेट जो है यहाँ से बाहर निकल सकता है। लेकिन जब आपने पढ़ा होगा कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसमें आपको ये भी पता होगा कि चलो स्टेट ने लॉ बना लिया, लेकिन स्टेट के लॉ बनाने के बाद अगर जो सेंटर इसको लॉ को एक तरीके से यहाँ पर सेंटर जो है इस लॉ के रिगार्डिंग कोई लॉ बनाती है तो वो माना जाएगा, मतलब सेंटर को ऊपर रखा जाता है। मान लो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे मैटर्स होते हैं जहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर लॉस को बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर फोकस ये रखा जाता है कि सेंटर ने अगर कोई लॉ बनाया है तो सेंटर का माना जाएगा, स्टेट का नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने, स्टेट ने क्या करा, नीट में से यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से क्या करा, नीट के एग्जाम में से तमिलनाडु निकल चुका है बाहर, नीट का एग्जाम यहाँ पर तमिलनाडु कंडक्ट नहीं करवाएगा, ये बोला। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, मान लो कि अब सरकार ने, जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने मतलब सेंटर ने कोई ऐसा लॉ बना दिया कि अब यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है, कोई भी स्टेट यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता जो कि नीट के एग्जाम से बाहर निकले, ऑल इंडिया एग्जाम से बाहर निकले, तो सेंटर का लॉ माना जाएगा, यहाँ पर स्टेट का लॉ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मतलब तमिलनाडु सरकार ये नीट से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें कहाँ पर मेंशनड है, वो सब आपको मेंशन देखने को मिलेगा कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, तो यहाँ पर ये लोग करेंगे क्या, तमिलनाडु के अंदर फिर कैसे एडमिशन देंगे? तो एडमिशन दिया जाएगा 12th के एग्जाम के बेसिस पर। 12th में जो एग्जाम होने वाले हैं, 12th क्लास के जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर यहाँ पर इनको कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है, ये यहाँ पे बोला गया। अब आप कहोगे प्राइवेट, अब यहाँ पर क्या होगा, प्राइवेट और सरकारी में एक तरीके से डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, प्राइवेट और सरकारी के अंदर भेदभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने साफ साफ बोल रखा है सरकारी वाले लोगों के लिए एक तरीके से एक कुछ परसेंट तक यहाँ पर एक तरीके से बोला जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए यहाँ पर इतना कट ऑफ जाएगा और सरकारी वालों के लिए इतना कट ऑफ रहेगा, मतलब सरकारी वाले को थोड़ा सा कम परसेंटेज भी आती है तो भी यहाँ पर उसका एडमिशन हो जाएगा, मतलब कि एक इक्वल करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये तमिलनाडु ने ये सारी चीज़ें अनाउंस करी हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, पूरा का पूरा मुद्दा, वही पूरा मुद्दा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि मैंने अभी आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं तमिलनाडु के अंदर क्या चल रहा है और नीट का मुद्दा क्या है, ये भी हम लोग बिल्कुल क्लियरली समझ चुके हैं। उसके बाद एक अगला आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, चर्चा हो रही है हार्डली द इंडिया चाइना सेंचुरी डेंग एनविजन्ड। यहाँ पर शशि थरूर जी ने आर्टिकल लिखा है। यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में डिटेल में बताया। देखो जो 15 महीने अगर हम बात करें कि जो ये क्लैशेस हुए लगातार चाइना और इंडियन सोल्जर्स के बीच में गलवान वैली के अंदर एक क्लैशेस देखने को मिले, इससे इंडिया चाइना के जो रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज़्यादा गिरावट में देखने को मिले, एक तरीके से बहुत लोवेस्ट लेवल पर दोनों के रिलेशंस आ चुके थे। क्यों? क्योंकि एक इंसिडेंट तो ऐसा आया जहाँ पर हमारे 20 सोल्जर्स भी शहीद हुए, ठीक है, और यहाँ पर चाइना के तो हमने बहुत सारे सोल्जर्स मारे भी थे, ठीक है। हालांकि चाइना ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, बाद में जाकर एक्सेप्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ जिससे दोनों के रिलेशंस ख़राब हुए। उसके बाद यहाँ पर बोला गया, देखो पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद जो दोनों कंट्रीज़ हैं, दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर एक तरीके से लैंड को लेकर, बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट कोई नया नहीं है, डिस्प्यूट बहुत पुराना है। चाइना यहाँ पर बहुत सारे बॉर्डर्स को क्लेम करता हुआ नजर आता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। साथ ही साथ आप कह सकते हो कि मतलब चाइना अगेंस्ट में रहता है। क्यों? क्योंकि जो दलाई लामा थे, आपको मालूम होगा, जो तिब्बत के दलाई लामा है, इनको हम लोगों ने रिफ्यूज ग्रांट कर रखा है एज अ रिफ्यूज। एक तरीके से यहाँ पर ये भारत के अंदर रह रहे हैं बहुत पहले से ही, जब ये तिब्बत छोड़कर आए थे तो भारत के अंदर बहुत पहले से रह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इनको शरण दे रखी है, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। तो इसकी वजह से चाइना नाराज़ रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो चाइना है वो हम लोगों से एक तरीके से इंडिया वालों से कहीं ना कहीं अगेंस्ट में रहता है, और इसी की वजह से दोनों के रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने को यह मिलेगा कि आज के टाइम पर जो चाइना और इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है, जो व्यापार है, वो अल्टीमेट लेवल पर है। हालांकि रिलेशंस ख़राब होने के बाद भी जो व्यापार की अगर हम बात करें वो बहुत ज़्यादा हाई आपको देखने को मिलेगा। दोनों यहाँ इंडिया जो है काफ़ी हद तक
डिपेंडेंट भी यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट देखने को मिलेगा। आगे इसके बारे में समझाया गया, मैं भी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने देखा गलवान वैली के पहले भी यहाँ पर क्या हुआ करता था। देखो गलवान वैली के पहले यहाँ पर जो दोनों के रिलेशंस थे वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे थे। और अक्टूबर 2019 में महाबलीपुरम में एक मीटिंग हुई थी, आपको मालूम होगा 18वीं मीटिंग हुई थी 9 साल के अंदर। और वो मीटिंग थी चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में। इन्होंने यहाँ पे डिस्कशन किया कि इंडिया और चाइना मिलकर काम करेंगे और आने वाले टाइम पर आप कह सकते हो रिलेशंस को और ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पर लेकर जाएंगे। इंडिया और चाइना मिलकर 70 जॉइंट एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, एक दूसरे को बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर सपोर्ट करने वाले हैं और भी बहुत सारे कॉपरेशन करने वाले हैं। ये डिस्कशन पहले हो चुका था, लेकिन हुआ क्या है, साल 2020 में गलवान वैली का क्लैश देखने को मिला। साल 2020 में यहाँ पर चाइना का एक ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला, चाइना ने यहाँ पर हमारे बॉर्डर में कब्जा करने की कोशिश करी, बॉर्डर में घुसने की कोशिश करी, तो इसकी वजह से रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब हुए भी। ठीक है, यहाँ पे ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि देखो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, ठीक है, इन्होंने एक तरीके से बहुत सारे एक तरीके से आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दिए थे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मतलब ये पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और मतलब कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा खड़ा हो चुका था, बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा था हमारे कंट्री के अंदर। उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर इंगेज किया चाइना के साथ डिप्लोमेटिकली, कहाँ पर, ब्रिक्स के अंदर। जो ब्रिक्स है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें 5 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके साथ ब्रिक्स के साथ साथ जो RIC है, रशिया, इंडिया, चाइना, ये 3 कंट्रीज़ का ग्रुपिंग है। तो यहाँ पर इनके अंदर भी इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके बाद इंडिया चाइना का जो रोल है, इनका कनेक्शन आपको इन्वेस्टमेंट बैंक को भी लेकर देखने को मिलेगा, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है या फिर इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। ये एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो ब्रिक्स का डेवलपमेंट बैंक देखने को मिला। यहाँ पर इंडिया का पूरी तरह से सपोर्ट रहा है, इंडिया जो है चाइना का इस समय पार्टनर रहा है। तो दोनों ने मिलकर ही बहुत सारे काम किए हैं। जो दोनों के बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो यहाँ पर काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये सब कुछ मुद्दा ख़राब हुआ, ये सब कुछ मुद्दा जो है बिगड़ा है, वो सब गलवान वैली के बाद बिगड़ा है। यहाँ पर जो है चाइना की स्ट्रैटेजी की वजह से बिगड़ा है। चाइना की स्ट्रैटेजी अलग ही रही है। चाइना की स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये रही है कि दूसरे के एरियाज़ को कब्जाना, और आप कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसे और भी डिस्प्यूट चाइना के साथ चल रहे हैं, चाहे वो ताइवान को लेकर हो, चाहे वो और भी बहुत सारे इश्यूज़ के लेकर हो, जहाँ पर चाइना जो है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर यहाँ पर एक तरीके से कैप्चरिंग करने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन के अंदर कैप्चरिंग करने की कोशिश करी। और यहाँ पर आप कह सकते हो चाइना किस चीज़ से चढ़ा, मतलब चाइना ने काम क्यों करा, क्योंकि इंडिया अपनी तरफ क्या कर रहा था, इंडिया जो बॉर्डर है वहाँ पर एक तरीके से जहाँ पे अक्साई चीन वाले एरिया के अंदर जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है, हम लोग अपनी साइड, इंडिया वाले क्या कर रहे थे, अपनी साइड हम लोग रोड्स, ब्रिजेस और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का डेवलपमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर चाइना इस चीज़ को लेकर डर गया कि यहाँ पर इंडिया जो है काफ़ी हद तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। हालांकि चाइना ने अपनी साइड बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रखा है, लेकिन वो हम लोगों को ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिली। इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ये चाइना एंटर करके आया और फिर उसके बाद यहाँ पर ये डिस्प्यूट देखने को मिले। पेंगोंग से लेक के पास डिस्प्यूट देखने को मिला, गलवान वैली पर डिस्प्यूट देखने को मिला, ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। बहुत कुछ एरिया यहाँ पर एक तरीके से बफर जोन की तरह देखने को मिला। तो बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर यहाँ पर कब्जा करने की पूरी कोशिश रही चाइना के पास, यहाँ पर ये देखने को मिला। तो जो चाइना की स्ट्रैटेजी है ना, वो यहाँ पर काफ़ी खतरनाक रही है। ठीक है, इसी की वजह से जो हमारे रिलेशंस हैं वो भी हमारे ख़राब हुए, ये हम लोगों ने देखा। ये सब कुछ वही सारी चीज़ें हैं जो कि एग्जैक्टली चल रही हैं। ठीक है, और मतलब सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो कि हम लोग डिस्कस करते हुए आए हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें एक तरीके से मैंशन करी हैं। इंडिया का ऑप्शन के बारे में बात करें तो इंडिया के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बोली। देखो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया आज के टाइम पर ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। इंडिया ने क्या करा था, देखो इंडिया ने जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, जब ये क्लैश देखने को मिला, तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने चाइनीज़ ऐप्स को बैन करा। यहाँ पे आप कह सकते हो, देखो वो भी मेंशन किया गया है। इंडिया ने बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया, PUBG को बैन किया, टिकटॉक को बैन किया, और भी बहुत सारे ऐप्स थे उनको बैन किया। ठीक है, और एक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है चाइनीज़ का, उसके ऊपर काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंडिया के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। प्लस और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया था। तो ये हमने देखा इंडिया की तरफ से ये स्टेप उठाया गया था इस चीज़ के रिगार्डिंग। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंगल के अंदर ये बोला गया, इंडिया इज़ फार टू डिपेंडेंट ऑन चाइना। जैसे हम लोग वापस से डिस्कस करते हुए रहे हैं, ये लाइन लगभग 3-4 बार बता दी गई आर्टिकल के अंदर। इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर और बहुत सारे चीज़ों को लेकर, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गए, या फिर फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। या फिर आप कह सकते हो कि माइक्रोचिप्स हो गए, या बहुत सारी चीज़ें हो गई जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को चाहिए होती है, उसके ऊपर इंडिया आज के टाइम पर डिपेंडेंट देखने को मिलेगा चाइना के ऊपर, ऐसा यहाँ पर बोला गया। आज के टाइम पर जो इंडिया डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, एक तरीके से ये एक कंसर्न वाली बात है।
इसको लेकर आज के टाइम पर हमारी कंट्री काम भी कर रही है अगर हम लोग देखें तो। लेकिन यहाँ पर कोविड क्राइसिस की वजह से भी ये सारी चीज़ देखने को मिली। इवन कोविड क्राइसिस के टाइम पर भी हम लोग काफ़ी हद तक चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना के साथ। जो ट्रेड है चाइना के साथ वो हम लोग देख रहे हैं लगातार यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। आज के टाइम पर भी ट्रेड जो है चाइना के साथ हमारा काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन करी गई और उसके साथ यहाँ पर तो इसको लेकर यहाँ पर इंडिया को काम करना भी चाहिए, जो कि आज के टाइम पर बहुत सारा वर्क करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी दोनों के रिलेशंस के बारे में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है, ये वाला आर्टिकल समझा रखा है जहाँ पे चर्चा हो रही है तालिबान का नाम आपने सुना ही होगा। क्या है, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का टेक ओवर हुआ। अफगानिस्तान के अंदर लगभग आप कह सकते हो तालिबान का पहले भी टेक ओवर था। 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान ही पूरी तरह से अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करता था। उसके बाद वापस यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। 2001 के अंदर ये अटैक हुआ, एक कौन सा अटैक हुआ, ये 9/11 अटैक हुआ। उसके बाद यहाँ पर यूएसए ने काफ़ी हद तक 20 साल तक सारी चीज़ें संभाली हैं। देन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये तालिबान वापस से आ चुका है, तालिबान ने वापस से कंट्रोल संभाल लिया है अफगानिस्तान के अंदर। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब क्या है, यहाँ पर जो तालिबान है, यहाँ पे जो नया तालिबान है वो अप्रोच कर रहा है वुमेन को, इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड तालिबान। यानी तालिबान ने बोल दिया है कि जो पुराना वाला तालिबान हुआ करता था वही आज के टाइम पर तालिबान रहने वाला है। मतलब कि जो 1996 से लेकर 2001 के बीच में बहुत सारे ह्यूमन राइट वॉयलेशंस हुआ करते थे। वेमेन को किसी चीज़ की परमिशन नहीं थी, पढ़ने की परमिशन नहीं थी, किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं थी, वेमेन घर से बाहर निकलेंगे नहीं। यहाँ पर ये था तालिबान का स्टेटमेंट। तो वही चीज़ें आज के टाइम पर इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएंगी। क्या है ना, तालिबान जो है पूरी तरह से शरिया लॉ को इंप्लीमेंट करता है, एक्सट्रीम लेवल पर यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करता है। आगे मैं आपको इस आर्टिकल को समझाता हूँ थोड़ा सही से। तो अगर हम मतलब बात करें तो तालिबान ने अपना कैबिनेट चूज़ किया। कैबिनेट के अंदर बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मिनिस्टर्स वगैरह आ चुके हैं, शिक्षा मंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और भी यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से ऊपर वाले यहाँ पर जो भी लोग हैं, सर्वोच्च नेता, डिप्टी पीएम, सब कोई सब यहाँ पर एक तरीके से चूज़ कर लिए गए। अब यहाँ पर क्या है कि जो तालिबान है वो शरिया के लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है। शरिया का सोर्स यहाँ पर चूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो शरिया है, एक तरीके से शरिया के प्रावधान जो होते हैं वो मूल रूप से कुरान और हदीस से उठाए गए हैं। ठीक है, मतलब जो शरिया के अंदर प्रोविज़न है वो कुरान और हदीस से लिए गए। कुरान इस्लाम का एक तरीके से सर्वोच्च किताब आपको देखने को मिलती है, और हदीस यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की बातों का संग्रह है। यहाँ पर सारी पैगंबर जो है मोहम्मद जी की बातें लिखी हुई हैं, ये आप देख पाओगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं शरिया के अंदर। तो इन्हीं को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेगा तालिबान, ऐसा यहाँ पर कहना है। और शरिया के अंदर जो भी क्राइम होता है वो 3 कैटेगरी के अंदर आपको ये क्राइम देखने को मिलता है। एक क्राइम को बोलते हैं हुदूद, दूसरा होता है किसस और तीसरा होता है ताजिर। ये 3 टाइप के क्राइम्स देखने को मिलते हैं, और तीनों क्राइम की जो एक तरीके से सजा है वो भी अलग अलग देखने को मिलती है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। मतलब जो तालिबान है वो शरिया लॉ को ही इंप्लीमेंट कर रहा है। तो हुदूद यहाँ पे एक तरीके से वो अपराध है जिनकी सजा कुरान में मुकर्रर यहाँ पर है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अपराध जैसे कि अवैध संबंध हो गए, रेप का झूठा आरोप, शराब पीना, चोरी करना, डकैती करना, जैसा ये जो क्राइम है इसकी जो सजा है पीटना, पत्थर से मारना, अंग काट देना, कुछ इस प्रकार की यहाँ पे सजा देखने को मिलती है। जान से मार देना की सजा यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि किसमें, हुदूद के अंदर है। किसस के अंदर क्या है, इसमें जैसे को तैसा वाली सज़ा दी जाती है। जैसे कि आप कह सकते हो कि मसलन अगर मर्डर करना पूर्व हो जाता है तो कोर्टी दोषी की हत्या का आदेश दे सकता है। तो मतलब कि जो कोर्ट है, मतलब कि कोई किसी ने मर्डर वगैरह किया, फिर मतलब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो कोर्ट है वो यहाँ पर एक तरीके से दोषी को हत्या का आदेश दे सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ताजिर जो है यहाँ मतलब कि मतलब इसमें है जैसे को तैसा, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही यहाँ पर जवाब मिलने वाला है। कोर्ट जो है दोषी को हत्या की सज़ा दे सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ताजिर के अंदर क्या होता है, ये सबसे कम सीरियस क्राइम होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो यहाँ पर मतलब कि जो हिसाब से सज़ा दी जाती है, ज़्यादा सज़ा नहीं होती है। चोरी डकैती की कोशिश जो करे, कर्ज वगैरह की ऊपर यहाँ पर ही सज़ा दी जाती है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो ये शरिया लॉ को आज के टाइम पर तालिबान इंप्लीमेंट करता हुआ नजर आएगा, उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद जो आज का लास्ट एडिटोरियल है वो आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा। कल ही मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, डिटेल में आपको मालूम होगा। इन्फ्लेशन के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई थी। महंगाई क्या है, महंगाई का जो मतलब है दाम के अंदर बढ़ोतरी हो जाना। ठीक है, तो आप लोग इतना मेरे लिए कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है ये कल वाले वीडियो से कवर कर लो। देखो मैं डिटेल में कल कवर करवा चुका हूँ। जो इन्फॉर्मेशन है, जो नोट्स वगैरह वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इन्फ्लेशन के बारे में क्या है ये हम पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स से, ये हम पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जाकर कल वाला वीडियो देख लेना प्लीज़, वहाँ पर आपको एक तरीके से ये वाला आर्टिकल पूरा मिल जाएगा। मतलब सेम ही आर्टिकल आज भी पब्लिश हुआ है, और उस आर्टिकल में मैंने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रखी है। ठीक है, तो वहाँ पर एक बार आप लोग एक तरीके से रिव्यू ले सकते हो। उसके बाद बात रही इस वाले आर्टिकल की, तो इस वाले आर्टिकल को मैं कल या परसों डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हम लोग वीडियो को 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 घंटे के अंदर जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी।
रहेगी। जो ये आर्टिकल होगा इसको भी मैं डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये आर्टिकल देखो, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मुझे याद रहेगी, जो भी मेरे पास पेंडिंग काम है मैं लिख लेता हूँ, मुझे याद है जो भी आपको मुझे करवाना है, ठीक है। यह है कि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, तो इस वजह से यहाँ पर एक तरीके से चीज़ों को मैं सही से कर नहीं पाता हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है कि एक आर्टिकल है ये वाला, तो इसके आर्टिकल को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपको छूटने वाला कुछ नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ओके, नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।